गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब क्या है। एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। तो गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी रहती है कि वो ऐसी स्कीम्स लाती रहे और इम्प्लीमेंट करती रहे जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले और इम्पोर्ट पर रेगुलेशन हो। कारण कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने से फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज़ होता है। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने से हमारा जो है हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और डोमेस्टिकली भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, उसकी डिमांड बढ़ती है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अगर जो डेफिशिट में चल रहा है, यानी जिसे आप वित्तीय घाटा कहते हैं, उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो ये बहुत सारे तरीके हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के, वो हम स्कीम्स अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से गवर्नमेंट की ये प्रयास रहता है, एक पॉलिसी जैसे कि एग्जिम पॉलिसी है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है, जिसे आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी कहते हैं। तो इस पॉलिसी के ज़रिए सरकार जो है टाइम टू टाइम एक्सपोर्ट को प्रमोट और इंपोर्ट को कंट्रोल करने का काम करती है, राइट। अब हम बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा और आगे डिटेल में डिस्कस करने की। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और डेफिनेटली जब बात कंट्री की आती है तो एक फाइनेंशियल साउंडनेस इज़ मस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो इस वजह से ज़रूरी है कि हम ऐसी स्कीम्स लाएं जिससे जो है एक तरीके से जो भी स्टेबिलिटी है फाइनेंशियल और जो एक नेशनल लेवल पे या जो ग्रोथ की हम बात करते हैं वो इस तरीके से बखूबी आ सकती है। तो इसके लिए हम अब डिस्कस करेंगे वो सारी स्कीम्स जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सरकार ने इशू की हैं या इम्प्लीमेंट की हैं। जैसे सबसे पहले है जनरल एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स फॉर मैन्युफैक्चरर्स। तो ये वो इंसेंटिव्स, ये वो तरीके हैं जो मैन्युफैक्चरर्स को एक तरीके से प्रमोट करते हैं कि वो एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करते समय या एक तरीके से अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्हें किसी पर्टिकुलर इनपुट की ज़रूरत है और वो इनपुट अगर वो इंपोर्ट करते हैं तो उस इनपुट पे कोई भी कस्टम ड्यूटी ना लगाई जाए, ताकि वो अपना प्रोडक्शन इजीली और कम रेट पर तैयार करके और फिर उसको एक्सपोर्ट कर सके। तो इस तरीके के इंसेंटिव्स और भी बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं जो मैन्युफैक्चरर को दिए जाएंगे ताकि मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करके उसको एक्सपोर्ट इजीली कर पाए विदाउट एनी हर्डल्स, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स। दूसरा जो है स्कीम में आता है दैट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स। अभी ये कुछ और स्कीम्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर कि क्या क्या तरीके हैं मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करने के, ठीक है। देखिए ये दो पार्ट्स हमने बना दिए, जनरल एक्सपोर्ट इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरर के लिए क्या क्या एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं। जैसे नो एक्साइज ड्यूटी ऑन इनपुट्स। तो अभी ये जो पॉइंट हैं एक्साइज ड्यूटी वाले, ये वैसे भी इनवैलिड हो चुके हैं, कारण कि एक्साइज ड्यूटी हमारी जीएसटी में मर्ज हो चुकी है। जब से जीएसटी आया है तो बहुत सारे इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं वो जीएसटी में मर्ज हो गया है। तो अभी एक्साइज ड्यूटी का कोई मतलब पढ़ने का और उसको समझने का कोई लॉजिक नहीं रह जाता। हालांकि कुछ आइटम ऐसे हैं जिन पर एक्साइज ड्यूटी आज भी लगती है। एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी का मतलब कि जो भी प्रोडक्शन किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे एक टैक्स लगाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज़ एक्साइज ड्यूटी। तो ये टैक्स पहले लगाया जाता था, एक्साइज ड्यूटी के नाम से था और बाकायदा इसका एक एक्ट है जिसके अंतर्गत इसका रेगुलेशन होता था। आज भी पेट्रोलियम और लिकर पे एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जाती है, लेकिन बाकी आइटम्स पे जो है वो जीएसटी लागू होता है। तो हम इन पॉइंट्स को इग्नोर कर सकते हैं कि नो एक्साइज ड्यूटी ऑन इनपुट्स एंड नो एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल प्रोडक्ट, राइट। तो अभी वैसे देखा जाए तो एक बार हम समझ लेते हैं कि पॉइंट्स हैं क्या एक्चुअली। ये हम पहले ऑब्वियसली जब एक्साइज ड्यूटी लगा करते थे उन दिनों में भी तो मैन्युफैक्चरर को एक तरीके से एक्सपोर्ट के लिए सपोर्ट दिया जाता था। तो हमें पता ज़रूर होना चाहिए कि पॉइंट्स क्या हैं।
जैसे मैन्युफैक्चरर इंडिजिनस जो इनपुट्स यहाँ का मतलब होता है इंडिजिनस, मतलब जो आपके देश में ही जिनकी पैदावार होती है, जो आपके मतलब नेटिव, जिसको आप कह सकते हो नेटिव इनपुट्स, ठीक है, या देशी जो एक तरीके से इनपुट है जो देश में क्रिएट किया गया है, उसका इस्तेमाल आप एक्सपोर्ट के लिए सामान बनाने में कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट का इस्तेमाल डेफिनेटली रॉ मटेरियल लगेगा, और रॉ मटेरियल अगर आपके देश में ही बना है तो उसके बनने पर एक्साइज ड्यूटी जब लगा करती थी, तो उन दिनों में एक्साइज ड्यूटी जो है उन प्रोडक्ट्स पर, उन इनपुट्स पर नहीं लगती थी जिन इनपुट्स का इस्तेमाल ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में होगा, यानी कि जिस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल ऐसे प्रोडक्ट बनाने में होगा जो प्रोडक्ट हमने फाइनली एक्सपोर्ट करना है, तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर को उन इनपुट्स को बनाने में, उन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके या फिर उसको क्रिएट करने में जो भी उनका पैसा लगता था, उसके ऊपर कोई भी एक्साइज ड्यूटी चार्ज नहीं की जाती थी। मतलब अब यहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी का सीन था वो रॉ मटेरियल पर था, ठीक है। रॉ मटेरियल का भी तो प्रोडक्शन होता है ना, तो रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन पर जो एक्साइज ड्यूटी का प्रोविज़न था वो सिर्फ उसी रॉ मटेरियल पे था जो यहीं पे ही यूज़ होना है, या जिसका इस्तेमाल उन प्रोडक्ट्स के लिए है जो देश में यूज़ होनी है। जो वस्तुएं देश के बाहर जानी है, मतलब एक्सपोर्ट होनी है, अगर उनके लिए जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, उस रॉ मटेरियल पर कोई भी एक्साइज ड्यूटी का प्रोविज़न नहीं था, ठीक है। था मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी तो एक्साइज ड्यूटी है ही नहीं और जीएसटी आ चुका है, तो इसका मतलब अब जीएसटी का सीन नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसके अलावा एक प्रोविज़न और भी था, नो एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स। तो ऑब्वियसली मान लीजिए जब आप फाइनल प्रोडक्शन कर देते हैं विच इज़ रेडी फॉर यूज़, और अगर इन फाइनल प्रोडक्ट्स का, यानी कि जो गुड्स बनकर तैयार हो चुकी हैं, उसको अगर आपको सीधा बाहर भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, तो ऐसी गुड्स जो एक्सपोर्टेबल हैं और आपके ही देश में बनी है, उनके ऊपर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी यानी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी, क्योंकि ये एक्सपोर्ट के लिए थी, ठीक है। अब आ जाते हैं नो कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड इनपुट्स। अब मान लीजिए आप ऐसे इनपुट्स, ऐसे रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल आपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में करना है, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो ऐसे इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पर कोई कस्टम ड्यूटी का प्रोविज़न नहीं है। ये एक तरीके से इंसेंटिव है मैन्युफैक्चरर को कि ताकि वो एक्सपोर्ट में मदद कर सके। नो एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे तो हो गया कि हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवाया और उसके ऊपर से हमारा ये कस्टम ड्यूटी हटा दी। यहाँ पर है कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया एक्सपोर्ट के लिए, उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी चार्ज ना की जाए, कस्टम ड्यूटी, ताकि या एक्सपोर्ट ड्यूटी, ताकि हम अपना एक्सपोर्ट इजीली कर पाएँ। ये भी एक तरह से एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम का ही पार्ट है जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए लागू होता है। फाइनेंस इंसेंटिव्स का मतलब है वित्तीय प्रेरणाएँ, मीन्स कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करना। तो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक डायरेक्शंस होती है कि एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके पास लोग आएंगे लोन्स वगैरह के लिए, तो उनको आप लोन्स कंसेशनल रेट पर देंगे या कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। तो ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो these are financial incentives to be given to manufacturers by banks and other financial institutions. Next is import of capital goods at concessional rate. जैसे थोड़ी देर पहले आपने बात की कि हम इंपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल का, ठीक है। अभी रॉ मटेरियल के अलावा भी तो हमें मैन्युफैक्चरिंग में और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे मशीनरी की ज़रूरत होती है, राइट। तो अब मान लीजिए आपने मशीनरी इंपोर्ट कराई है, तो उसका इस्तेमाल आप क्या करने वाले हो यहाँ पर? आप उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए करने वाले हो जिसको आपको फाइनली एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी देश से बाहर से अगर कुछ भी मंगाओ, इंपोर्ट करवाओ, तो उसके ऊपर आपकी ड्यूटी जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, या मतलब उस पर लगाई नहीं जाएगी, या फिर कंसेशनल रेट पर लगाई जाएगी। मतलब वो कह रहे हैं कि आपको अगर एक तो हो गया कस्टम ड्यूटी में आपको रिलैक्सेशन मिल गया, दूसरा जब वहाँ से आप इंपोर्ट कराओगे तो आपको कंसेशनल रेट पर मतलब कैपिटल गुड्स प्रोवाइड की जाएंगी, राइट। तो एक ये बात भी हो गई। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। रॉ मटेरियल भी आपको पैसे दे के ही मिलेगा,
आपको बाहर का कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी ना दे देगा इनपुट्स या कैपिटल गुड्स, तो वो एक कंसेशन ज़रूर मिल सकता है आपको। नेक्स्ट इज़ एग्जाम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स। तो ये ऑब्वियसली इनकम टैक्स से प्रोविज़न, इनकम टैक्स जो चार्ज किया जाता है, जैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे, दैट इज़ योर बिजनेस ना, तो ऑब्वियसली बिजनेस इनकम के ऊपर यहाँ पर इनकम टैक्स देना होगा। लेकिन एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स में भी रियायतें यानी कंसेशन दिया है, ठीक है। और इसके अलावा जीएसटी से भी राहत मिली है, जो पहले एक्साइज ड्यूटी के तौर पे थी, सर्विस टैक्स था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हो गए हैं, इसलिए अब उसका स्थान जीएसटी ने ले लिया है। तो जीएसटी प्लस में इनकम टैक्स, इनसे इनको राहत मिलती है, एग्जेम्प्टेड हैं। बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जिससे इनको छूट मिलती है। तो ये तो हो गए मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर जनरल एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स की। ये क्या क्या हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे इसमें आता है सबसे पहली जो स्कीम है, देयर आर वेरियस स्कीम्स अंडर दिस अंडर प्रमोशनल स्कीम्स, देयर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रमोशनल स्कीम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी आप पे कर चुके हो, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटी आप पे कर चुके हो, मान लीजिए आपने कुछ सामान पहले मंगवाया और आप एक ड्यूटी, आप कस्टम ड्यूटी पे कर चुके हो, लेकिन आपको वो ड्यूटी बाद में वापस मिल जाना, दैट इज़ ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है। ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि हम पहले बात करेंगे, क्योंकि ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। ड्यूटी ड्रॉबैक की प्रोविज़न जो इंडिया में है, इसका क्लियर हो गया कि रिफ़ंड कर देना आपको जो आपने ड्यूटी कस्टम डिपार्टमेंट को या सरकार को पे कर रखी है। क्यों? क्योंकि आपने उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो आप कस्टम पे ड्यूटी देकर जो आपने सामान इंपोर्ट करवाया है, उस सामान का इस्तेमाल आपने इंडिया में एक्सपोर्ट करने के लिए करना है। जैसे आपने रॉ मटेरियल मंगवाया, ठीक है, जैसे आपने अभी यहाँ पे रॉ मटेरियल का तो उसके लेवल पे आ गया ना, मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे। रॉ मटेरियल की बजाय अगर मैं डायरेक्ट फाइनल गुड्स की बात करूँ, फाइनल गुड्स अगर आप इंपोर्ट करते हैं और विदाउट यूज़ या यूज़ करने के बाद उसको री एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए ड्यूटी ड्रॉबैक का प्रोविज़न है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? तो अब इसमें क्या क्या है, मतलब कौन सी ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो आपको रिफ़ंड होंगे। जैसे कस्टम ड्यूटी है, और अगर पहले जैसे प्रोविज़न था एक्साइज ड्यूटी आप पे करते थे, तो वो भी हमारा नहीं, मतलब रिफ़ंड हो जाता था। सर्विस टैक्स जिसका स्थान अब जीएसटी ने ले लिया है, ठीक है। तो जीएसटी या जो भी कस्टम ड्यूटी है वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं जो सरकार बनाएगी। अभी पहले हम ये देखते हैं कि ये ड्यूटी है कितने टाइप की। तो ये 2 टाइप की ड्यूटी है। ड्यूटी ड्रॉबैक 2 टाइप का होता है। एक तो री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड इम्पोर्टेड गुड्स। मतलब क्या है, पहले तो आप ये देखो, ड्यूटी पेड इम्पोर्टेड गुड्स, यानी कि आपने गुड्स मंगवाई, इम्पोर्ट करवाई एंड उसके ऊपर ड्यूटी पे कर दी, तभी आपकी इंपोर्ट हुई, ठीक है। उसका आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसी के 2 पार्ट है, क्या एक्सपोर्ट आप बिना यूज़ के कर रहे हो या उनको यूज़ करने के बाद कर रहे हो। 2 बातें क्लियर हो गई। फिर से आ जाओ, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि हमें रिफ़ंड हो जाएगी ड्यूटी जो हम पहले पे कर चुके हैं। देयर आर 2 सेक्शन 74 एंड 75। 74 कहता है कि हम जो गुड्स इंपोर्ट करवा चुके हैं, जिस पर हम ड्यूटी भी पे कर चुके हैं, उसको अगर हम री एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट यूज़ और विद यूज़, ठीक हो गया। ये तो हो गया सेक्शन 74। सेक्शन 75 कहता है कि रॉ मटेरियल आपने इंपोर्ट करवाया जिसका इस्तेमाल, अब यहाँ पर मटेरियल इंपोर्ट करवाया जिसका इस्तेमाल आप उन गुड्स को बनाने में करेंगे विच आर टू बी एक्सपोर्टेड। वही सेम की आ गया ना, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ही हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग के समय जो इनपुट आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो इनपुट आपने इंपोर्ट करवाया है, ठीक है, और जिस पर आप ड्यूटी पे कर चुके हैं, तो उस ड्यूटी को हम जब हम इस सामान को एक्सपोर्ट करेंगे ना, देन हमें ड्यूटी ड्रॉबैक हो जाएगा। मतलब एक्सपोर्ट करने के समय हमें दोबारा से एक तरह से ये भी हो सकता है कि ड्यूटी पे ना करनी पड़े, ठीक है।
तो ये दोनों चीज़ें हैं ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में। अब इसका थोड़ा सा हम डिटेल कर लेते हैं। चीज़ वही है जो मैंने आपको समझा दिया है। जैसे ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 74 का मतलब क्या है? 74 का मतलब होता है कि पहले तो गुड्स मंगाना, आपने इम्पोर्टेड गुड्स ली ड्यूटी पे करके, और उसके बाद आप री एक्सपोर्ट करने वाले हो। नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स के विदाउट यूज़ है, विदाउट पुटिंग इनटू यूज़ और विद यूज़। अब आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो। आप ये आपके इम्पोर्टेड गुड्स हैं, आपने जो है यूज़ नहीं की, ऐसे कैसे आपने एक्सपोर्ट कर दी, दैट इज़ री एक्सपोर्ट। तो री एक्सपोर्ट का टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम कह रहे थे कि अगर मान लीजिए ये गुड्स मैंने एग्जीबिशन के लिए मंगाई एंड हो गया एग्जीबिशन, ठीक है, और उसके बाद जो है आपने उसको री एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब उसमें कोई सेल नहीं हुई, कोई यूज़ नहीं हुआ उस चीज़ का। दूसरा है गुड्स रिजेक्टेड। तो गुड्स अगर आपने रिजेक्ट किए हैं, मान लीजिए आई, लेकिन इंपोर्ट पे प्रोसीजर जब फॉलो किया जाने लगा तो इंपोर्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा जो है गुड्स जो है वो अप टू मार्क नहीं पाई गई, तो विदाउट यूज़ ये वापस चली गई। सिमिलरली अगर रॉन्ग शिपमेंट हो गया तो कस्टम अथॉरिटीज़ को आप इन्फॉर्म कर देते हैं बिफोर पेमेंट ऑफ ड्यूटी, देन विदाउट एनी यूज़, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ये वापस चली जाएगी, री एक्सपोर्ट हो जाएंगी। तो आपने देखा कि विदाउट पुटिंग इनटू यूज़ वी कैन एक्सपोर्ट द गुड्स एंड वी कैन गेट द ड्यूटी ड्रॉबैक। नाउ अब है इसके बारे में, ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर ही चुकी हूँ और डायग्राम के ज़रिए मैंने समझा दिया है। फिर भी देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। हालांकि ये बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि री एक्सपोर्टेड गुड्स शुड बी हाँ, ये कंडीशन है, ये तो हमने करनी है कि जो गुड्स आप री एक्सपोर्ट करने वाले हो ना, वो आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए। मतलब मार्क ऑब्वियसली कोई भी आप गुड्स भेज रहे हैं तो सेम गुड्स होनी चाहिए। कहने का मतलब होता है ये नहीं है कि आप चालाकी करें और आप जो है ना गुड्स आपने मंगाई कुछ और हैं और दे कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बाकायदा और आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा, गुड्स शुड बी री एक्सपोर्टेड विद इन 2 ईयर्स। जब आपने ड्यूटी पे की होगी उसके 2 साल के अंदर अंदर गुड्स री एक्सपोर्ट हो जानी चाहिए, ठीक है, ओके। जब एक इम्पोर्ट कराई थी, मतलब व्हेन दे आर इम्पोर्टेड देन विद इन 2 ईयर्स ऑफ इम्पोर्टेशन ऑफ दोज गुड्स वी शुड री एक्सपोर्ट दीज गुड्स, राइट। अब क्वांटम क्या है? क्वांटम का मतलब कितनी मात्रा है, आपको ड्यूटी कितनी वापस मिलेगी। जैसे आपने 2000 रुपये दिया है तो उसका 98% आपको वापस मिल जाएगा, आपका 2% जो है वो लेस हो जाएगा, थोड़े बहुत चार्जेस जो हैं वो अपने कट कर लेंगे और बाकी का 98% आपको ड्यूटी वापस दे देंगे। ये कौन सी ड्यूटी है? जो आपने इम्पोर्टेड गुड्स पे दी थी, ठीक है। और जिन गुड्स को आप बिना यूज़ के वापस कर रहे हो, री एक्सपोर्ट कर रहे हो, वापस भी नहीं मतलब री एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो 98% जो ड्यूटी आप पे कर चुके हैं ना, उसका 98% आपको वापस मिल जाएगी। अब पार्ट बी 74 जो 70 इसी का ही 74 का पहला पार्ट था, 74 का दूसरा पार्ट है इम्पोर्टेड गुड्स एक्सपोर्टेड आफ्टर यूज़। अब यहाँ पे यूज़ हो गया, ये गुड्स आपने मंगाई, आपने उसका इस्तेमाल किया इंडिया में और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट कर दिया, अब ये आपका री एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉबैक के रेट्स क्या रहेंगे? यहाँ पे तो 98% क्लियर था क्योंकि यूज़ था ही नहीं। यहाँ पर सरकार ने एक तरीके से फिक्स किया है कि किसके ऊपर कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, मतलब कितना यूज़ हुआ है कितना यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि रेट्स ऑफ ड्रॉबैक, इनको 3 पार्ट्स में हम बांटते हैं। एक, जिनके ऊपर कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। दूसरी, गुड्स, जो गुड्स आपके पर्सनल और प्राइवेट यूज़ के लिए इस्तेमाल हुई हैं और उसके बाद आपने उसको री एक्सपोर्ट किया है। तीसरा, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ठीक है, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो पहला है गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो ड्यूटी ड्रॉबैक इज़ अलाउड। इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं आपको। जैसे वियरिंग एप्पल्स, पहनने के जो कपड़े हैं, ठीक है। टी चेस्ट्स, टी चेस्ट का मतलब होता है, आपने कई बार देखा होगा कि जो चाय है, चाय पत्ती की जब हम बात करते हैं और उसका जो शिपमेंट होता है वो बड़े बड़े वुडन बॉक्सेस में होता है, ठीक है, मतलब लकड़ी के बॉक्सेस में चाय इधर से उधर जो है ट्रांसपोर्ट होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। तो उन वुडन बॉक्सेस को हम टी चेस्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो उसको ऊपर कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं होगा। दूसरी बात आ गई है फिर अब उस ड्यूटी ड्रॉबैक की जो पर्सनल यूज़ की आइटम है। पर्सनल यूज़ की आइटम में एक तो कार, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है उस बाकी कुछ चीज़ें जो उसने
पर्सनल और प्राइवेट इस्तेमाल के लिए मंगवाई हैं, मतलब इंपोर्ट की हैं। ठीक है, मतलब वो मान लीजिए आपने गाड़ी इंपोर्ट की, यहाँ इस्तेमाल की, एंड देन आपने उसको री एक्सपोर्ट कर दिया, तो क्या ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिलेगा? हाँ मिलेगा, लेकिन उसके कुछ रेट्स हैं, आप देख सकते हो साइड पे 4%, 3%, 2.5%, 2%। ये कम क्यों होता जा रहा है रेट? क्योंकि आपने इसका इस्तेमाल का जो, जैसे पहला साल इस्तेमाल किया, अभी एक्सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, मतलब पहले साल आपने कितना इस्तेमाल किया? आपने 1/3 इस्तेमाल किया। ठीक है, एक साल में आपने 1/4 इस्तेमाल किया पहले साल में, तो अगर आपको तब आप मेरा अगर भेज देते हो, वापस कर देते हो, तो आपको 4% जो है रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है सेकंड ईयर में अगर आप दूसरा साल भी इस्तेमाल कर रहे हो, उसका भी 1/4 किया है आपने, फर्स्ट मतलब 1/4 किया है, तो 3% है। सिमिलरली थर्ड ईयर में, फिर फोर्थ ईयर में आप देख सकते हो रेट्स। ठीक है, तो ये आपका जो है रिडक्शन हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि अगर 2 साल से जब आप ऊपर करते हो ना, वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे ना कि 2 साल के अंदर अंदर हमको री एक्सपोर्ट कर देना, लेकिन अगर 2 साल के बाद भी आप करते हो तो आपको बोर्ड के, इफ़ द बोर्ड हैज़ एक्सटेंडेड द पीरियड, बोर्ड ने एक्सटेंड करना है पीरियड, तो आप ऐसा काम कर सकते हो, 2 साल के बाद पीरियड एक्सटेंड कर सकते हो, या फिर सफिशिएंट कॉज आपको दिखाना होगा, तभी आपको ये एक्सटेंशन मिलेगा। दूसरी बात, नो ड्यूटी ड्रॉबैक आफ्टर यूज़ ऑफ 4 ईयर्स। यहाँ पे देख सकते हो ना, 4 ईयर्स के बाद आपको कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं, आपको ड्यूटी वापस पे करके और फिर जो है एक्सपोर्ट करना होगा। अदर गुड्स की हम बात करते हैं। अभी यहाँ पर पर्सनल और प्राइवेट यूज़ की गुड्स थी और मोटर व्हीकल्स थे, और इसके अलावा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर गुड्स विच आर यूज्ड आफ्टर इंपोर्टेशन, आपने इंपोर्ट किया एंड देन एक्सपोर्टेड, ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो पीरियड है 3 मंथ्स, 3 और 6 महीने के बीच में, 6 से 9 महीने के बीच में, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 मंथ्स, यानी कि आपने अगर 3 मंथ से कम इस्तेमाल किया है और भेज दिया है, तो आपको 95% इम्पोर्ट ड्यूटी वापस मिल जाएगी। ये टाइम कैसे कैलकुलेट करना, जब आपने इंपोर्ट किया था उस डेट से जिस दिन एक्सपोर्ट कर रहे हो उस डेट के बीच का टाइम अगर 3 मंथ्स है, ये यूज़ करने के ऊपर नहीं है, ये यूज़ पर ऑब्वियसली, मतलब ये एक तरीके से यूज़ ही हो गया ना। 3 महीने आपने गुड्स अपने पास रखी हैं, तो हम तो यही मानेंगे कि आपने यूज़ किया है, आपने साथ के साथ तो नहीं दिया ना। ठीक है, लेंथ ऑफ पीरियड जितना बढ़ता जाएगा आपका ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक है उतना कम होता जाएगा। अब नील भी है, देखो अगर 18 मंथ्स के बाद भी आप 18 मंथ्स के बाद आप भेज रहे हो मान लो, तो फिर तो आपको कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। यानी कि अगर डेट ऑफ इंपोर्ट और डेट ऑफ एक्सपोर्ट के बीच का जो टाइम है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं है, देन यू विल गेट 95% ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, 95% ऑफ ड्यूटी विच यू हैव ऑलरेडी पेड, तो यू विल गेट दिस अमाउंट एज ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, सिमिलरली अगर 3 से ऊपर बट 6 से नीचे है, देन यू विल गेट 85% ऑफ द ड्यूटी ऑलरेडी पेड। तो ये हो गया हमारा जो है अदर गुड्स के लिए, ये हो गया कार और जो है प्राइवेट और पर्सनल गुड्स के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। एंड द लास्ट वन जो 75 सेक्शन था, सेक्शन 75, उसमें भी वही बात है कि ये वो गुड्स हैं जिनका इस्तेमाल किए बगैर, विदाउट यूज़, आपने जो है एक सेकेंड में कंफर्म कर लें, नहीं ये विदाउट यूज़ नहीं है, सॉरी, यहाँ हम थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। यहाँ पे दिस इज़, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, सेक्शन 75, कि इम्पोर्ट किया है अपने रॉ मटेरियल एंड देन यू आर यूजिंग दैट रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर टू बी एक्सपोर्टेड, राइट। तो अगर एक्सपोर्टेबल गुड्स के लिए आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग दैट रॉ मटेरियल विच हैव बीन इम्पोर्टेड अर्लियर एंड यू हैव ऑलरेडी पेड द ड्यूटी ऑन दिस प्रोडक्ट, ऑन दिस रॉ मटेरियल, तो ये सेक्शन 75 जो है ना बेटा उस पर लागू होगा। तो ऑब्वियसली सरकार इसके संबंध में भी अपने कस्टम एक्ट में और ड्यूटी ड्रॉबैक रूल्स हैं 1995,
कस्टम ड्यूटी ड्रॉबैक रूल्स 1995 है, जिसके में टाइम लिमिट भी और जो है बाकी सारी चीज़ें भी वो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करती रहती है। ये था आज का हमारा टॉपिक ड्यूटी ड्रॉबैक से रिलेटेड, और इसके अलावा भी हमने 1-2 बातें डिस्कस की एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के बारे में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।